हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगेन आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट चैप्टर हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप इसे याद कर सकते हो सारे कॉन्सेप्ट। कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है वो भी हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर टर्म्स नहीं है। तो आप इजीली हमारे जो सेशन से इसको देखकर आप इजीली आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने टॉपिक नेम लिख रखा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ एक्सेप्शन होता है, उसका किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है एक तरीके से ये। देन मैग्नेटिक मूवमेंट को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से उनका फॉर्मूला होता है प्रॉपर, आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा इस फॉर्मूला बेस पर, क्योंकि फॉर्मूला बेस पर आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल दिया जाता है। उसमें आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए आपका टाइम सेव करोगे, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यूज स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। As per IUPAC, transition metal atom has an incomplete d subshell or it gives cations with incomplete d subshells. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो डेफिनेशन दी गई है, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स की है, और हमें बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर जिसे हम डी ब्लॉक भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में देखिए बीच में होते हैं, यानी कि यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो आप कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया जो सेंटर में है। सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी सबशेल जो है ये इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर स्कैंडियम है। ठीक है, अगर हम स्कैंडियम का देखें एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, अब हमें नियरेस्ट यहाँ पर नोबल गैस देखना है, नोबल गैस एलिमेंट जो कि आर्गन है। ठीक है, 21 से कम आर्गन है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर्गन। आर्गन का हमें पता है 18 है, बच गए 3।
ठीक है, 18, 19, 20, 21, 3 बच गए, तो यहाँ पर देखिए 4s और 3d आ जाएगा आपका। तो 4s, यहाँ पर 4s की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू 3d, इसलिए 4s पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4s आपका आ जाएगा 4s2 3d1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका d ऑर्बिटल है, d सबशेल जो है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो इससे हमें पता लग रहा है जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके जो डी सबशेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं उनके ग्राउंड स्टेट में या फिर उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आप चेक कर सकते हैं, तो वो आगे भी हम देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ देखना है आपको डेफिनेशन के हिसाब से जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जिनके डी सबशेल जो है ये इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लेकर देख लिया स्कैंडियम, यानी कि जो आपको ये डेफिनेशन दी गई है ये करेक्ट डेफिनेशन दी गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन मेटल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या फिर कौन सा एक ऐसा मेटल है जो कि ट्रांजिशन मेटल की तरह हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर करा जाएगा। तो वो कौन सा मेटल है, तो वो है आपका जिंक, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ऑप्शन ए एंड बी दोनों का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन मेटल की जो हमने डेफिनेशन देखा उसके अकॉर्डिंग होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के पास या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। तो स्कैंडियम का जैसे कि एटॉमिक नंबर 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन 4s2 3d1, यानी कि डी यहाँ पर सबशेल जो है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह इसे हम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज का भी हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर 25। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इनकम्प्लीट डी यहाँ पर सबशेल है, तो ये भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर हम जिंक के केस में देखते हैं, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो आर्गन 4s एंड यहाँ पर देखिए 4s2 हो जाएगा और 3d, क्योंकि ये 20 18 प्लस 2 इज 20 और बच गया आपका 10, तो 3d 10, यानी कि ये जो d ऑर्बिटल है इस केस में देखिए d सबशेल जो है आपका ये कंप्लीटली फिल्ड है। d में टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 10 होती है, अब यहाँ पर d सबशेल में 10 है यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है। आप अगर d यहाँ पर d सबशेल बना लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो D आपका सबशेल है कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हो उनके पास D जो सबशेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, लेकिन जिंक के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पता है आप सभी को केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, तो उसमें आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आपकी जो बुक है उसका हमने स्निप ले रखा है, इसके थ्रू हम देखते हैं। तो आपके जो पीरियोडिक टेबल है और जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 2-3 जो ऐसे एलिमेंट्स है जो कि एक्सेप्शन है, यानी कि उनको हम ट्रांजिशन मेटल की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें जिंक देखने मिलता है जिसका जिंक है एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट हम देखते हैं कि उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में कितनी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, ये हमने ग्राउंड स्टेट में देख लिया जिंक का। साथ ही साथ उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम जिंक की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि अगर हम देखते हैं Zn2+ के फॉर्म में, और क्योंकि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा यहाँ पर Zn2+ का एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं आर्गन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s0 और 3d10, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है, ये s ऑर्बिटल की यहाँ पर s सबशेल की यहाँ पर एनर्जी कम होती है, तो जिसकी वजह से ये d में जम कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर s जो है ये 0 हो जाता है आपका। तो इस तरीके से अगर हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखते हैं तो 3d10, यानी कि d जो सबशेल है यहाँ पर अगेन इस केस में भी कंप्लीटली फिल्ड है।
और यहाँ पर देखिए ऑन द अदर हैंड जैसे कि कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इसका भी अगर आप देखोगे दोनों केस में इनका यानी कि इनके ग्राउंड स्टेट में और उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके भी डी जो सबशेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैडमियम का अगर हम लिखें, कैडमियम एटॉमिक नंबर होता है 48 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 36 यहाँ पर हो गए, तो 3d10 5s2, ठीक है ग्राउंड स्टेट में। अगर अगेन आप कैडमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लिखते हैं तो यहाँ पर S में 5s0 हो जाएगा और 4d10, यानी कि उस केस में भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। उसी तरीके से आप मर्क्यूरी का भी देख सकते हो, Hg एटॉमिक नंबर 80, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन, यानी कि जिनॉन के पास 54 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर हो गया आपका 4f 14 5d10 6s2, अगेन d जो है यहाँ पर डी और सबशेल में कंप्लीटली फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम मर्क्यूरी का भी अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये 6s0 हो जाएगा 5d10, उस केस में भी डी जो सबशेल है आपका कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो एक तरीके से फिर आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें 3 एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये तीनों भी आपके एक तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट में थे, ट्रांजिशन एलिमेंट में तो इन्हें रखा गया लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं करा जाता है बिकॉज इनका जो डी सबशेल है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है क्लियर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे और आपके क्रोमियम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन और 18 24 माइनस 18 है 6, बच गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको ऑप्शन में पहले 3d लिखा है एंड देन 4s लिखा है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहले 4s लिख सकते हो फिर 3d, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सही ऑर्डर में फिल करना है। अब यहाँ पर 6 बच गया। अब देखिए क्या होता है 4s2, क्योंकि पहले हम एस सेक्शन में फिल करेंगे क्योंकि इनकी लोअर एनर्जी होती है। अब 4s2 यानी कि बच गए 4, यानी 18 + 2 = 20 और बच गए 4 = 24। काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रोमियम का, लेकिन जो मैंने अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्रोमियम का ये रॉन्ग है। अगर आप इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख कर आओगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्योंकि देखिए 4s2 अगर हम लिखे तो इस तरीके से 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और 3d4 यानी कि डी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब क्या होता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। अब 4s की एनर्जी कम होती है, ठीक है, और यहाँ पर 3d के पास, और देखिए 4s और 3d यानी कि s और d सबशेल्स के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप होता है, तो जिसके वजह से क्या होता है 4s में क्योंकि एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर जंप कर जाता है। तो किस तरीके से ये हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर आपके जो डी शेल्स है 1 2 3 4 5, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर जम कर जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जो इनकम्प्लीट आपके जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं यानी कि ये इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं, लेकिन आपके देख रहे हैं आप सारे डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल यहाँ पर एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर होगा आर्गन 3d क्योंकि यहाँ पर 5, ठीक है, सबशेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3d5 एंड 4s क्योंकि यहाँ पर s में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन जम कर गया, बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से यानी कि आर्गिन 3d5 4s1। तो जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है, होना तो इस तरीके से चाहिए था लेकिन बिकॉज इनके जो एनर्जी गैप है कम है और डी ऑर्बिटल की एस से ज्यादा होती है तो एस में से जो इलेक्ट्रॉन है डी में जम कर जाता है और कुछ इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता है क्रोमियम का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3d5 4s1, ठीक है। नेक्स्ट,
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पूछा गया है, तो हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कॉपर कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है आपका और यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे आप कह सकते हो। तो कॉपर यहाँ पर आपका प्रेजेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, यहाँ पर आपका आएगा आर्गन 4s2 3d9। ठीक है, आर्गन 18, यहाँ पर 20 और ये बच गया आपका 9। तो इस तरीके से ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ये अगेन गलत है। ठीक है, रॉन्ग है ये तरीका, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि क्या होता है 3d9 है। ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पेस कम है, तो क्या होता है s में से एक इलेक्ट्रॉन जम होकर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे फिर से हम बताते हैं 4s2 यानी कि s ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। 3d9 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर पेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको एक चाहिए, तो क्या होता है ये s ऑर्बिटल, क्योंकि s सबशेल जो होता है इसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू d, और क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जम कर जाएगा, तो ये होता है s में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकलकर यहाँ जाता है, जम कर जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में जो कॉपर का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 4s1 3d10, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4s1 3d10। तो ये है आपका करेक्ट कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, argon 3d10 4s1. This is the correct electronic configuration of copper. ठीक है, next. The electronic configuration of Mn2 plus is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कि Mn2 plus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसके लिए Mn यानी कि मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज का अगर हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है और मैग्नीज की पोजीशन यहाँ है, यानी कि मैग्नीज का अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर होता है Mn का 25। ठीक है, तो पहले हम मैग्नीज का लिख लेते हैं, देन Mn2 प्लस का उसके बाद लिख लेंगे। तो मैग्नीज एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, तो 18 + 2 = 20 और बच गया आपके 5। तो इस तरीके से आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब Mn2 प्लस यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है लूज कर दिया मैग्नीज ने, यानी कि टोटल 25 - 2 करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 23। तो Mn2 प्लस के पास 23 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम Mn2 प्लस का लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा आर्गन। अगर जो स्टूडेंट्स है कुछ इस तरीके से लिखे तो कुछ स्टूडेंट्स देखिए ऐसे मिस्टेक कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4s2 3d, यहाँ पर लिख देंगे 3d, आपका हो जाएगा 4s2 3d, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 18 + 2 = 20 और +3 = 23। लेकिन ये रॉन्ग है, जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियसली भी बताया 4s2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और 3d3 यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपका 4s2 में आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4s2 में जो आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जम कर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4s में आपके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और 3d5 बन जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें Mn2 प्लस का तो ये हो जाएगा आर्गन 4s, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3d5। तो कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Mn2 प्लस का, क्योंकि देखिए क्या होगा s की एनर्जी कम होती है s सब शेल की, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खुद ही जम कर जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पर 4s जो है ये एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि 4s 0 और 3d5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो Mn2 प्लस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हमें ऑप्शन ए में करेक्ट दिया गया है, आर्गन 3d5 4s 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड आर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनका नेचर क्या होता है। तो देखिए ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी कि उन सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो एक तरीके से पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड आइसोमैग्नेटिक। तो देखिए अगर मैग्नेटिज्म देखें तो मैग्नेटिज्म के आपके दो ही टाइप्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। आइसोमैग्नेटिक जैसा कोई टाइप नहीं होता है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म जिसके अंदर पैरा एंड डायमैग्नेटिक, इसमें से आपको कंपलसरी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो देखने मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। तो डायमैग्नेटिक ऐसे होते हैं जिनके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल कैडमियम, मर्क्यूरी आप ले लो, ठीक है, तो इनके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप देखोगे इनके डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि स्कैंडियम अगर हम ले एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1, यानी कि डी सबशेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नेचर क्या होगा स्कैंडियम का, पैरामैग्नेटिक। उसी तरीके से कैडमियम, मर्क्यूरी वगैरह का जो नेचर होगा एक तरीके से डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वेयर एज डायमैग्नेटिक जो होते हैं ये रिपेल करते हैं, वेरी वीकली रिपेल करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है तो उससे हम कहते हैं उस सब्सटेंस का नेचर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा, यानी कि एक तरीके से हमें स्पिन ओनली फॉर्मूला बताना है फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम देखें फॉर्मूला तो ये होता है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट फॉर्मूला, वेर म्यू हियर इज, म्यू जो होता है ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, n जो होता है यहाँ पर ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n जो है हियर n डिनोट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, b जो है यहाँ पर b होता है बोर, bm जो है तो bm यहाँ पर b स्टैंड फॉर बोर एंड m स्टैंड फॉर मैग्नेटॉन। ठीक है, m स्टैंड फॉर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी में दिया गया है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ठीक है, नेक्स्ट A metal ion with 3 unpaired electrons will have a magnetic moment of approximately। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक मेटल आयन है और जिसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उस केस में उस मेटल का हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे नंबर, तो 3 इंटू यहाँ पर n है 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इज 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 bm। अब देखिए हमें पता है अगर हम देखें अंडर रूट ऑफ 16 जो कि 4 होगा, तो अंडर रूट ऑफ 15 है यानी कि समथिंग 4 से थोड़ा छोटा नंबर होगा, 4 से बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, अंडर रूट 15 यानी कि 4 से थोड़ा छोटा नंबर होगा, तो 4 से छोटा नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है 3.8। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरीके से, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं होगा तो आप आपका जो टाइम है इस ट्रिक से जो है आप कम कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो 15 है तो ऑब्वियसली 4 से बस थोड़े से 1-2 पॉइंट जो है कम वैल्यू होगी, लेकिन 4 के करीब करीब होगी। ठीक है, इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। तो अंडर रूट ऑफ 15 जो होता है ये 3.87 होता है, तो 3.87 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.87 bm। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3.87। नेक्स्ट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम 3 प्लस आयन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है स्कैंडियम 3 प्लस आयन का कि क्या होगा।
तो सबसे पहले देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d1। ठीक है, ये हो गया आपका स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, उसका हमने लिख लिया। अब यहाँ पर है स्कैंडियम 3+, ठीक है, स्कैंडियम 3+, यानी कि एक तरीके से हमें 21 - 3 करना है, जो कि हमारा हो जाएगा 18, यानी कि आर्गन और यहाँ पर 4s0 3d0, यानी कि अगर हम स्कैंडियम 3+ आयन का देखें तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 4s0 3d भी 0 हो गया, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम फॉर्मूले में भी अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 bn। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जीरो वैल्यू डाल देंगे 0 + 2 bn, तो ये हो जाएगा 0 × 2 bm। ठीक है, तो 0 × 2 इज 0, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, यानी कि पूरा जो टर्म है आपका ये 0 आ जाएगा, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है स्कैंडियम 3+ के पास। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, KMnO4 reacts with oxalic acid in acidic medium to give। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जब KMnO4 को हम रिएक्ट करेंगे या फिर ट्रीट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या देखने मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी, देखिए MnO4 KMnO4, यानी कि KMnO4 का देखिए KMnO4 को हम पोटेशियम मैग्नेट 7 भी लिखते हैं, पोटेशियम मैग्नेट 7 इस तरीके से लिखते हैं। 7 क्यों लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Mn का यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं पोटेशियम मैग्नेट 7, या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं, या फिर इनके अदर नेम भी होते हैं, जैसे कि इसे कॉन्डेंस क्रिस्टल भी कहते हैं। काफी सारे नेम होते हैं, लेकिन पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर पोटेशियम मैग्नेट 7 इस नाम से इसको जाना जाता। अब देखिए MnO4+ ऑक्सैलिक एसिड कहा गया हमें, तो H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम ओपन का स्ट्रक्चर लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड होता है। और क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम बोला गया है, इसलिए हमने H+ आयन यहाँ पर लिया। H+ जो कि हमें बताता है कि ये एक एसिडिक मीडियम में है। तो अगर हम इसको आगे रिएक्शन फॉरवर्ड करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो KMnO4 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है लेकिन ऑक्सीडाइज कर यहाँ पर देखिए ऑक्सैलिक एसिड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और वाटर जो है ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सैलिक एसिड का, तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड जो है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर हम कार्बन का देखें ऑक्सैलिक एसिड में, तो प्लस यहाँ पर 3 था। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका +4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्योंकि MnO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। और Mn का पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर 7 होगा, +7 से +2 हो जाता, खुद रिड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जब KMnO4 को हम ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, यानी कि H+ आयन के प्रेजेंस में, तो हमें देखने मिलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CO2। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।